कुशल युवा सम्मेलन 2025 में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शामिल हुए। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से खिताब करते हुए युवाओं को रोजगार देने की बात कही। वहीं भविष्य में सरकारी नौकरी को लेकर सरकार के प्लान के बारे में भी बताया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। गरीबी और मजदूरी करने जाते हैं, हम रोजगार करने जा सके ऐसी कल्पना करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आदरणीय सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर बिहार में स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण बिहार की सरकार करने जा रही है। इसकी कल्पना को एक यूनिवर्सिटी से डिग्री देने का काम किया और इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दो और महत्वपूर्ण काम किए साथ। एक तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देना। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बनर्जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, भय और घुसपैठ का बोलबाला रहा है, जिससे राज्य की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस दौरान उन्होंने वादा किया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराने के कदम उठाए जाएंगे। इस पर अब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ममता जी ने जो वहां पर तानाशाही और जन विरोधी सरकार चलाई है, मैंने खुद देखा है। लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है, जांच किया है। तो बंगाल की जनता त्रस्त है घुसपैठियों से, भारत विरोधियों से, तुष्टीकरण से। तो अच्छा है, अमित शाह जी गए हैं और चैलेंज किया है और बिल्कुल प्रभावी हम लोग की जीत होगी। तो जापान को पछाड़कर भारत चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। ये तो होना ही था, ये तो हो ही चुका था। देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का आर्थिक विकास हुआ है, चौथा का जल्दी ही तीसरा बनेगा। आज भारत एक बहुत ही ग्लोबल पावर है, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड एंड सर्विसेज में। भारत के आईटी प्रोफेशनल्स बाकी सब कहां से कहां देश को ले गए। देश और आगे बढ़ेगा और आज बहुत अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री का, उनकी अगुवाई में भारत की आर्थिक व्यवस्था और आगे बढ़ेगी। और बता दें कि इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दुनिया ने एक बार फिर वक्त के नए सफर की शुरुआत कर दी है। नए साल 2026 का सबसे पहला स्वागत दक्षिणी प्रशांत महासागर से हुआ है, जहां ऑकलैंड दुनिया के बड़े शहरों में सबसे पहले नए साल में दाखिल हुआ है। ऑकलैंड के मशहूर स्काई टावर पर हुई शानदार आतिशबाजी ने आसमान को रोशनी से भर दिया है। हल्की बारिश के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतरे और नए साल का जश्न मनाया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सबसे पहले नए साल की शुरुआत जो है यहाँ जो है ओकलैंड में हो गया है और दुनिया ने एक बार फिर से वक्त के नए सफर की शुरुआत कर दी है। और नए साल 2026 का सबसे पहला स्वागत दक्षिणी प्रशांत महासागर से हुआ है। और ये शानदार तस्वीर इस वक्त वहां से आ रही है। आप टीवी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख पा रहे होंगे। आपको पता चले कि जहां ओकलैंड दुनिया के बड़े शहरों में सबसे पहले नए सालों में दाखिल हुआ है, वहीं ओकलैंड के मशहूर स्कॉट टावर पर हुई शानदार आतिशबाजी से आसमान को रोशनी से भर दिया। हल्की बारिश के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतरे और नए साल का जश्न मनाया। और नए साल का जश्न साफ तौर पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से जो है आतिशबाजी की जा रही है और पूरा शहर जगमगा रहा है और नए साल को जो है वो मनाने के लिए तैयार है। बता दें कि अभी इंडिया समेत बाकी कई देश में अभी न्यू ईयर की शुरुआत होना अभी बाकी है। अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो है सबसे पहले नए साल की शुरुआत हो गई है। और तस्वीर के माध्यम से आप इस वक्त तस्वीर देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत नज़ारा है।
और इसी के साथ अब बिहार की खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। हमने आपको दुनिया भर से आ रही एक खूबसूरत तस्वीर को दिखाया और अब बिहार की खबरों पर फिर से नजर डालते पता चलेगी दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल में दिए गए घुसपैठ वाले बयान को सही बताते हुए बंगाल में बीजेपी सरकार लाने की बात कही है। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया है कि ममता सरकार में लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। बता दें, अमित शाह के बयान के बाद से देश में राजनीति तेज हो गई है और विपक्ष और एनडीए नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। देखिए, बंगाल की जो भयावह स्थिति है, आज पूरा देश देख रहा है कि बंगाल में जिस तरह से घुसपैठिए और मतदाता बनते जा रहे हैं और जो इस देश का हिस्सा है उसको भी हमारे देश के लोगों का हिस्सा बांटने का काम करते हैं। इसको कभी इस देश की जनता सहन नहीं करेगी और इसीलिए माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है, इस देश पर इसी देश के नागरिक का हक है। कोई घुसपैठिया अब ममता बनर्जी जितना भी चाह लें वोट के तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, उसको सहन नहीं किया जाएगा। जापान को पछाड़कर भारत चौथा अर्थव्यवस्था वाला देश। आप सोच सकते हैं कि जब दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा तो हम 11वां, 9वां, 7वां से आज चौथे आर्थिक व्यवस्था पूरी दुनिया में पहुंच चुके हैं और 1.5-2 साल के अंदर देख लीजिएगा ये तीसरी आर्थिक व्यवस्था भारत बनने जा रही है। और भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में मंगलवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने की। इस बैठक में अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी और समिति के सचिव कुंदन भाई पटेल सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान अस्पताल में आने वाले मरीजों की समस्याओं पर चर्चा की गई और उनके समाधान के लिए जरूरी कदम उठाने पर सहमति बनी। अधिकारियों ने कहा है कि मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं देने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य था कि रेफरल अस्पताल को आम जनमानस के लिए अधिक से अधिक सुविधाजनक युक्त कैसे किया जाए, उस पर तमाम बिंदु पर चर्चाएं हुई। पहले तो हम लोगों का परिचय पात्र हुआ, इसके बाद रोगियों को कंबल वितरण का भी कुछ काम हम लोग किए। जो प्रसव महिलाएं थी, प्रसव रोगी थी, उनको कंबल दिया गया। शेष हॉस्पिटल में सौंदर्यीकरण की व्यवस्था, डॉक्टरों की उपस्थिति एवं हर पहलुओं पर ध्यान, विशेष रूप से रेफर की जो समस्याएं होती थी सुल्तानगंज में, आम नागरिकों के बीच ये बातें आती थी कि सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल से आमतौर पर भी पेशेंटों को रेफ़र कर दिया जाता था, जिस पर गहन चर्चा प्रभारी सर के सामने हुई, वीडियो साहब के सामने हुई कि इस दिशा में क्या व्यवस्थाएं की जाए। तो दोनों तरफ से बातचीत होकर के 100% अब सुनिश्चित किया गया। और भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में देर शाम सफाई कर्मियों और नगर प्रशासन के बीच बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार ने की। इसमें नगर सभापति राजकुमार गुड्डू और स्वास्थ्य पदाधिकारी अमित कुमार भी मौजूद थे। बैठक में सफाई कर्मियों की समस्याओं को सुना गया और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 20 दिसंबर को गलत सूची भेजने के कारण भुगतान रोका गया था, लेकिन 25 जनवरी तक सभी सफाई कर्मियों का भुगतान और ड्रेस प्रदान कर दिया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि नए एजेंसी द्वारा अधिक पीएफ कटने पर नोटिस भेजा जाएगा और अगर भुगतान समय पर नहीं हुआ तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं सफाई कर्मियों ने कहा है कि भुगतान नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगा। बैठक में दर्जनों सफाई कर्मी और नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। उन जगहों पर जो है कहीं भी आप कचरा नहीं देखेंगे, क्योंकि इन संख्या कम होने से जितना भी कचरा का उठाव हो पा रहा है उसको किया जा रहा है। बात रही सफाई कर्मियों की शिकायत की, तो इन लोगों का जो है बीते बोर्ड के द्वारा 18 माह का पीएफ की राशि जो है वो लंबित है। तो इनके द्वारा शिकायत की गई थी, पत्र भी प्राप्त हुआ था और तत्कालीन कार्यरत जो स्वच्छता एजेंसी कल्पतरू कंस्ट्रक्शन है उसको कई बार कार्यालय से पत्राचार भी किया हुआ है और अभी जो है उनको 7 दिन का जो है एक समय दिया जा रहा है और सभी जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं सबों का जो पीएफ का राशि है उसका डिटेल का जो है मांग किया जा रहा है और उनके द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं करने पर, चूँकि पीएफ 18 माह जो हम लोगों के बोर्ड के पहले का है बकाया और अभी 2 माह सावन भादों का,
तो ये बिल उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इनवॉइस पे किया जाएगा। 22 तारीख को जो सामान्य बोर्ड की बैठक थी तो उनके प्रतिनिधि के द्वारा जो है कार्यालय को बिल समर्पित किया गया, लेकिन वो बिल जो है उनके लेटर हेड पे है जिस पे भुगतान विधिवत नहीं किया जा सकता है। तो इनवॉइस पे जो है उनके द्वारा बिल प्रस्तुत किया जाएगा और पीएफ की राशि का सारा डिटेल दिया जाएगा। 7 दिन के अंदर अगर उनके द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन पे एफआईआर किया जाएगा। और दीपनगर थाना क्षेत्र के महानंदपुर गांव के पास बख्तियारपुर रजौली NH 20 पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। अनियंत्रित हाईवा डंपर ने मोटरसाइकिल सवार कमल नयन और मिथिलेश कुमार को ठोकर मार दी। दोनों युवक उसी समय घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पावापुरी से बिहार शरीफ की ओर जा रहे थे और एक निजी कंपनी में काम करते थे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हाईवा डंपर को कब्जे में ले लिया। हादसे के बाद ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई और मृतक दोनों युवक पावापुरी गांव के रहने वाले थे और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और पुलिस अब घटना की जांच में जुड़ी हुई है। मिथिलेश कुमार और कमल नयन जी मोटरसाइकिल से जो लेमनस कंपनी में काम करते हैं बिहार से आ रहे थे। इसी बीच में महारानपुर के नज़दीक रिलायंस पेट्रोल पंप के पहले मैंने टेलर वाला उनको धक्का मार कर चला गया, जिनको स्पॉट मौत हो गई है। दोनों की मौत हो गई। दोनों की मौत हो गई। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये पावा गांव से बिहार से आ रहे थे। अच्छा, एक ही गांव के रहने वाले थे? एक ही गांव के रहने वाले। अच्छा, मांग क्या है आप लोग का? अब तो मांग भाई, सब तो एक्सीडेंट हुई है, मांग है कि जो एक्सीडेंट किया गाड़ी उसको सजा होना चाहिए। गाड़ी चला भाग गया? नहीं, गाड़ी पुलिस पकड़ी हुई है। क्या नाम है अपना? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ, पाव पंचायत मुख्य प्रतिनिधि। पटना स्थित जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय में आज परिवहन विभाग का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सीधे लाभार्थियों के वाहन पंजीकरण यानी कि प्रमाण पत्र आरसी और डमी ड्राइविंग लाइसेंस दिए। मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार आम नागरिकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य भर में अभियान चलाएगी। जनवरी महीने में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सघन जांच अभियान भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने प्राइवेट स्कूल बसों की नियमित जांच पर जोर दिया है और कहा है कि चालकों के लाइसेंस, बस के कागजात और फिटनेस की जांच होगी ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल हुए। 41 ड्राइविंग लाइसेंस के कागजात उन बेरोजगार युवकों को और जो लाइसेंस प्राप्त करने, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति थे, उनको दिया गया है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ड्राइव चला करके ये दोनों कामों को बहुत कम समय में लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। और ये साल तो आज खत्म हो रहा है, आगे आने वाले साल के लिए भी अपने अधिकारियों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और इसी ऊर्जा के साथ, इसी लगन और उत्साह के साथ आगे भी काम करते रहे ताकि बिहार के जो गाड़ियों के मालिक हैं और जो ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं उनको ये सुविधा सतत मिलता रहे, जल्द मिलता रहे, कम समय में मिलता रहे। इसी के लिए उनको नए वर्ष के लिए भी शुभकामना अधिकारियों को मैं देता हूँ।